कांग्रेस पार्टी ने सदा बाबा साहब का अपमान किया है। इसलिए जैसे कि उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह जी के ऊपर बात उठाई है, उनका ये मन नहीं था। उन्हें दुखी मन से एक बात कही थी कि बार बार आप बाबा साहब का नाम ले रहे हैं, तो आप भगवान का भी नाम इतनी बार ले लेते, शायद भगवान भी आपकी सुनाई नहीं करता। आज आप बाबा साहब का बार बार नाम ले रहे, लेकिन आपने सदा बाबा साहब का अपमान किया है। और जिस प्रकार से मैं आपको अतीत में ले जाना चाहता हूँ, जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, बाबा साहब लॉ मिनिस्टर थे, श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी गृह के हमारे इंडस्ट्रीज मिनिस्टर थे। जब बाबा साहब ने लोकसभा में दलित समाज के बारे में आवाज उठाई तो कांग्रेस के लोगों ने उनको रोका। उन्होंने उसी टाइम फैसला कर लिया था कि मैं बाहर जाकर दलित समाज के लिए लड़ाई लड़ूंगा। उन्होंने अलग से पार्टी बनाई। 1952 और 1954 में उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा और खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू भी चुनाव प्रचार में आकर उनको हराने का काम किया। उसके बाद जिस प्रकार से पूरे अपने जीवन काल तक वो संघर्ष में रहे, 26 अलीपुर रोड पर उनका निधन होता है दिल्ली के अंदर। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, उनका दिल्ली में संस्कार भी नहीं होने दिया, बॉम्बे जाकर चैत्य भूमि पर उनका संस्कार हुआ। इसी प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा में एक चिट्ठी पढ़ी थी। मैं राज्यसभा में उस टाइम मेंबर था, मैं हाजिर था, कि शायद 1960 या 62 की एक चिट्ठी थी। उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था कि देश आज़ाद हो चुका है, अब दलित और बैकवर्ड क्लास के लोगों को जो आरक्षण दिया गया था क्यों न उसको समाप्त कर दिया जाए, अब आवश्यकता नहीं है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो चिट्ठी पढ़ी थी, लेकिन कांग्रेस के लोगों ने उसको एडिट करके ये चला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी SC और BC का आरक्षण को समाप्त करना चाहते हैं। इसी प्रकार से अब जो लोकसभा में घंटे से ज्यादा भाषण अमित शाह ने दिया और छोटा सा उसका एडिट करके ये उन्हें चलाने का काम किया। इतना ही नहीं, नरेंद्र मोदी जी ने बाबा साहब को सम्मान दिया। जिस प्रकार से उनका जन्म स्थान मुंह था, उन्होंने दीक्षा नागपुर से ली, शिक्षा लंदन से ली। जो पंच ऐसे तीर्थ स्थान थे, उनको करोड़ों रुपए खर्च करके आज लाखों लोग दर्शनों के लिए जाते हैं। इसके साथ क्या राष्ट्रीय स्तर पर उनका 14 अप्रैल का अवकाश नहीं होना चाहिए था? कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया। जब 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री आए तो 2015 में उनका राष्ट्रीय अवकाश की घोषणा की। 2016 में हम गणतंत्र दिवस का बहुत धूमधाम से मनाते हैं पूरा देश। क्या बाबा साहब की पालकी उसमें शामिल नहीं होनी चाहिए? कांग्रेस पार्टी ने नहीं की। तो 2016 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसको मेले में शामिल किया। इसलिए कांग्रेस पार्टी आज बाबा साहब का नाम लेकर वाई लूटने की कोशिश करी है, लेकिन सदा कांग्रेस पार्टी ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का अपमान किया। एक अलग इससे सवाल है कि जिला बनाने को लेकर के कमेटी बनी हुई है, उसको लेकर के अभी एक बैठक हुई है आपकी, प्रस्तावित क्या है? अभी कितने नाम इसके लिए सरकार की तरफ से कमेटी गठित की है, जिसकी अध्यक्षता मुझे सौंपी गई है। महिपाल ढांडा, हमारे विपुल गोयल और हमारे कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा इसमें सदस्य हैं। अनुराग रस्तोगी हमारे साथ अधिकारी अटैच है। तो हमने एक मीटिंग की है। उससे पहले कंवरपाल की अध्यक्षता में एक कमेटी थी, इस पर पहले भी काम चला है। तो इसमें विशेष तौर से गुहाना, हांसी और असंध के लिए भी विधायक की तरफ से डिमांड आई थी। हमने उन सभी पर चर्चा की है। कुछ तहसील सब तहसील पर भी चर्चा की है। जो डिमांड में थी लगभग 20 एजेंडा में थे। कोई गांव एक जिले से दूसरे जिले में जाना चाहता था, कोई लोग
मैं एक दूसरे ब्लॉक में जाना चाहता था। इस प्रकार के एजेंडे में हमने पॉइंट टू पॉइंट हमने डिस्कस किया है और बहुत जल्दी हम नेक्स्ट मीटिंग करके किसी फैसले पर हम पहुंचे। तो अगले साल में, नए साल में हरियाणा को नए जिले मिलने की उम्मीद है? हम हो सकता है हम दिसंबर में शायद नेक्स्ट मीटिंग हम करके कोई निर्णय लें। कितने जिले बन सकते हैं और आपके अनुमान है, जितने प्रस्ताव आए हैं आपके साथ? इसके लिए प्रस्ताव तो केवल 3 आए हैं। जो प्रस्तावित है तो उन्हीं पर चर्चा होगी ना। जी जी। बगैर कोई प्रस्तावित जो जनता की कोई डिमांड ही नहीं है तो उसको हम कैसे प्रस्ताव उसको विचार करें? डबवाली और मानेसर का भी कोई प्रस्ताव आया है आपके? उसके लिए कोई हमारे पास कोई प्रस्ताव जिले का नहीं आया है, क्योंकि डबवाली को लेकिन मेरे पास विधायक का फोन तो आया था आदित्य का कि हम प्रेजेंटेशन देंगे, लेकिन उनकी प्रेजेंटेशन भी नहीं आई। जो विधायकों ने प्रेजेंटेशन दी है हमने उनकी स्वीकार किया है और हमने एजेंडे में डाला है। तो ये जो जिले मंत्री जी बनाए जा सकते हैं, उपमंडल बनाए जा सकते हैं, ये नगर निकाय चुनाव से पहले ही हो सकती है घोषणा इनकी? हो सकता है, लेकिन वो तो फाइनल डिसीजन लेने के बाद, जब तक कमेटी अपने फाइनल डिसीजन पर नहीं पहुंचेंगे उससे पहले कहना पहले उचित नहीं है। सर, अभी कल कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और कहा कि ईवीएम दोषी है हमारे चुनाव में जो खराब रिजल्ट, क्योंकि उनकी फैक्ट फाइंडिंग जो कमेटी थी उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, आपको क्या लगता है कि ईवीएम दोषी है या उनके नेता दोषी हैं जिन्होंने कुछ किया ही नहीं प्रचार में, या क्या कर रहे हैं, क्या समझते हैं आप? इसके लिए कांग्रेस पार्टी अभी सदमे से बाहर नहीं आई। ईवीएम का वो कसूर निकालते हैं। मैं उन साथियों से पूछना चाहता हूँ कि जो 37 सीट आई हैं तो वहाँ पर ईवीएम क्या कांग्रेस का अलग था, भारतीय जनता पार्टी के अलग थे? इसलिए केवल ये बहाना ढूंढ रहे हैं कि ईवीएम की वजह से आज भाजपा की सरकार आई है, कि जनता के आशीर्वाद से, जनता के समर्थन से तीसरी बार सरकार बनी है। और इन एडवांस में मैं नहीं बोल रहा, हरियाणा प्रदेश की जनता ने बोलना शुरू कर दिया। जो जनता बोलती है भगवान की आवाज होती है कि अगले 2 योजना और 25 साल लगातार हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार चलाएगी। वो कह रहे हैं कि जो चुनाव आयोग आंकड़े देता था वो आंकड़े जो बाद में अपडेट किए उन्होंने वोट का मार्जिन बढ़ाया और इसी कारण जीत गए। वो कहते हैं कि अधिकारी मिले हुए तो इन्होंने जानबूझ करके लेट आंकड़े बताए और उससे वोटों में फर्क आया। ऐसे आरोपों को आप किस नजरिए से देखते हैं? इसलिए अधिकारी मिले नहीं थे। अधिकारियों का जो जिस प्रकार से हमारे ईवीएम खुलने से पहले जब जलेबी के लिए इनकी फैक्ट्री चल 8-8:15 बजे शुरू हो गई थी, 10:15 बजे तक चली, तो कर्मचारियों के जो मत आए थे उन्हीं के हिसाब से तो इनकी जब जलेबियां बननी शुरू हुई थी तो कर्मचारी तो हमारे इनके पक्ष में वोट आया था। और अब कहते हैं कि कर्मचारी मिले हुए थे। तो कांग्रेस ये 2 मुहैया सांप है, कांग्रेस पार्टी दोनों तरफ से काटती है।